वेलकम बैक इन द लेक्चर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि इस लेक्चर सीरीज में हमारे 8 लेक्चर पब्लिश हो चुके हैं, तो आपने 8 लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस को देखा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस में हमने लास्ट लेक्चर में पैरिटी को डिस्कस किया था कि समता कैसे हम फाइंड करेंगे। पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल में भी हमने रिलेशन देखा था कि किस तरह से अगर आपको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पता है तो आप पैरिटी निकाल सकते हो किसी भी उपकोष के लिए। तो उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल है जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज पैरिटी ही हमारा टॉपिक है। पैरिटी पर एक न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो पैरिटी को देख लीजिए एक बार। पैरिटी में हमने जो निकाला था कि जो रिलेशन था वो आपको याद होना चाहिए। क्या था पैरिटी में रिलेशन? पैरिटी में रिलेशन था आपका कि P इक्वल टू -1 की पावर L, राइट? यही रिलेशन था, P इक्वल टू -1 की पावर L। L यहां पर क्या था? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, राइट? और P क्या थी? आपकी पैरिटी। तो इसी तरह से अपन इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो देखेंगे इसको कैसे हल करना है। नेक्स्ट इसमें जैसे पहला दे रखा है 3Li7 1p3/2। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियॉन की अवस्थाएं किस फॉर्मेट में दे रखी है? NLJ के फॉर्मेट में दे रखी हैं, कोष्टकों में दी गई हैं, ठीक है? तो इनके लिए ये जो अवस्था है NLJ के फॉर्मेट में, ये N को दिखा रहा है, ये L को और ये J को, ठीक है? तो इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको निकालना है कि पैरिटी क्या होगी। क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन आएगी तो पैरिटी ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो पैरिटी ज्ञात करें। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो एग्जांपल है 3Li7, ठीक है? 3Li7 इसकी क्या अवस्था है? 1p3/2। तो इसकी पैरिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसकी पैरिटी को मैं लिख रहा हूं P से। तो क्या आएगी इसकी पैरिटी? -1 की पावर L। और P उपकोष है यहाँ पर। P उपकोष के लिए L का मान कितना होता है आपको पता है ना? P उपकोष के लिए L का मान अपन ऐसे लिखते हैं S P D F। इनके लिए L के मान आपको याद होने चाहिए 0 1 2 3। तो इस तरह से अपन मान निकाल सकते हैं उपकोषों के लिए। तो P के लिए कितना होता है मान? 1। तो इसका -1 की पावर 1, तो कितनी आएगी पैरिटी? -1। तो कैसी पैरिटी है इसकी बताइए? इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी? राइट, ऑड पैरिटी, विषम समता, ऑड पैरिटी, ठीक है? विषम पैरिटी है इसकी। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? 7N15 1p1/2। इसकी पैरिटी कितनी होगी? P इक्वल टू -1 की पावर L, राइट? तो वही इसमें भी P उपकोष है, तो P उपकोष के लिए L का मान कितना है? 1। तो -1 की पावर 1, तो क्या आएगा? -1। पैरिटी कैसी हो जाएगी इसकी? ऑड पैरिटी, विषम समता, ऑड पैरिटी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप भी मेरे साथ। क्या आएगा बताओ? 8O17 8O17 क्या इसकी स्टेट दे रखी है? 1d5/2 1d5/2। इसके लिए पैरिटी आपको फाइंड करनी है P इक्वल टू -1 की पावर L। तो बताइए L का मान कितना होगा D उपकोष के लिए? 2। तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2, तो क्या आएगा? +1। +1 किसको दिखाता है? इवन पैरिटी को, समता, इवन पैरिटी। तो इस तरह से हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो या ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाए तो उसमें पैरिटी का मान आपसे पूछा हो कि पैरिटी फाइंड कीजिए कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, तो आप इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर L क्या है? L एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और L की जो वैल्यू है SPDF के लिए वो निकालना आपको आना चाहिए। तो इस तरह से पैरिटी पर कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसे हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है, जैसे हम
प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि लगभग हमारी सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं वो कवर हो चुकी हैं। फिर भी एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, उनको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो एग्जाम में ज़्यादा नहीं आती, पर फिर भी नॉलेज के लिए हमें वो आने चाहिए। तो ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है, ऊपर नाम आ रहा होगा समभारिक प्रचक्रण आइसोबैरिक स्पिन। ठीक है, तो समभारिक प्रचक्रण आइसोबैरिक स्पिन क्या चीज़ होती है और ये स्पिन से किस तरह से अलग है। स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली थी, तो स्पिन से आइसोबैरिक स्पिन कैसे अलग है तो इसको डिस्कस करेंगे। और समभारिक जो एक वर्ड आ रहा है समभारिक, इसका क्या मीनिंग है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले न्यूक्लियस पे ही जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है 1.67 लगभग 2 कर लो इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.675 के आसपास इंटू 10⁻⁻27 kg। तो कहने का मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग बराबर होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों, लगभग बराबर ही होता है, लगभग इक्वल होता है। इसी तरह से जैसे और भी अपन प्रॉपर्टीज की बात करें, और जैसे कोई प्रॉपर्टीज की आपको बात करनी है कि अगर अपन बात करें 3Li7 की, तो इसमें Z का मान कितना है 3, और Z क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स परमाणु क्रमांक, और N का मान कितना है 4, राइट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं Be का। तो Be का परमाणु क्रमांक कितना है 4, और Be का भी जो मास नंबर है वो कितना है 7। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे परमाणु क्रमांक 4, N की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, तो इसमें तो क्या है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, इसमें क्या है 4 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो इन दोनों में भी देखा गया तो जो बंधन ऊर्जा है और बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे बंधन ऊर्जा और मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति, तो उनके मान लगभग बराबर पाए गए। मतलब आपने जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर हैं आपस में चेंज कर दिए, जब भी जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना वो लगभग सेम सी ही प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं लगभग सेम है। जो प्रोटॉन इंटरेक्शन होता है उसी तरह से क्या होता है न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक जैसा ही इंटरेक्शन करते हैं, एक जैसी ही अन्योन क्रियाएं करते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर चेंज करने पर बाइंडिंग एनर्जी में कोई फर्क नहीं आ रहा। बंधन ऊर्जा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पर आप इस तरह से अज्यूम करके चलिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी है इनकी वो अनचेंज्ड रहती है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, इनको मैं रफ कर देता हूँ, इन सभी प्रॉपर्टीज के आधार पर हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग मानने के बजाय एक न्यूक्लियन कहते हैं, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम क्या होता है, जो न्यूक्लियस में उपस्थित है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन की 2 अवस्थाओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। देखो समभारिक प्रचक्रण, तो समभारिक जो वर्ड है वो किसको दिखा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है बराबर, बस अंतर किसमें है प्रचक्रण में। और आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इन दोनों की जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ स्पिन ही दिखाते हैं, स्पिन हाफ पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन कैसी होती है बच्चों, हाफ स्पिन। इनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, हाफ। तो देखो इनका एक तो क्या हो गया, भार समान हो गया, ये तो स्पिन की बात हो गई, और मास तो इनका लगभग इक्वल है। मास लगभग कितना होता है 1.67 लिख दें इसको, इंटू 10⁻⁻27 kg।
मास, तो मास तो इनका इक्वल है इसलिए वर्ड आया संभारिक। और प्रचक्रण के आधार पर इसको बांटेंगे इसलिए वर्ड आया प्रचक्रण। तो क्यों ना एक ऐसा क्वांटम नंबर बनाया जाए जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही पार्टिकल की दो स्टेट के रूप में अपन दिखा सकें, एक न्यूक्लियॉन की दो स्टेट के रूप में दिखा सके। तो ऐसा क्वांटम नंबर इन्होंने बनाया जिसको आई से डिनोट किया गया, और ये आई ही क्या होता है बच्चों, आइसोबैरिक स्पिन। ठीक है, आइसोबैरिक स्पिन या फिर हिंदी में बोले तो संभारिक प्रचक्रण। तो संभारिक प्रचक्रण का आइडिया समझ में आ गया कैसे आया। हाइजेनबर्ग ने देखा कि इनका मास समान है और इनकी ज्यादातर जो गुणधर्म है वो समान है और इनकी स्पिन को हाफ के रूप में दिखाया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इनके लिए एक नया क्वांटम नंबर निकाल दिया, आइसोबैरिक स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे आई से डिनोट किया, कैपिटल आई से। तो इसका जो जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस या जेड एक्सिस, जेड अक्ष में घटक, जिसे अपन आई जेड से भी डिनोट करते हैं, तो इसका मान या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। इसका मान या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। तो जो प्लस हाफ की स्टेट होती है आई जेड इक्वल टू प्लस हाफ, ये दिखाती है बच्चों प्रोटॉन को। ऐसा कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अपन ने माना है कि जो आई जेड इक्वल टू प्लस हाफ है वो किसको दिखा रहा है, प्रोटॉन को, और आई जेड इक्वल टू माइनस हाफ है ये किस स्टेट को दिखा रहा है, न्यूट्रॉन को। तो ये क्या है, एक तरह से न्यूक्लियॉन की ही दो स्टेट हैं। न्यूक्लियॉन समझते हो आप, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर पाए जाने वाला कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मतलब जो नाभिक के अंदर पाया जा रहा है ऐसा कोई पार्टिकल, उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन की ही दो स्टेट के रूप में बता दिया, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगर जो आपकी आइसो स्पिन है या आइसोबैरिक स्पिन है, इसका थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाए, प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा प्रोटॉन, और थर्ड कंपोनेंट यदि माइनस हाफ हो जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। थर्ड कंपोनेंट कह लो या जेड कंपोनेंट कह लो। इसके अलावा इस आइसोबैरिक स्पिन की, संभारिक प्रचक्रण की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ये जो है ज़्यादातर इंटरेक्शन, अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, मतलब कौन कौन से इंटरेक्शंस इन पार्टिकल्स के बीच में परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। तो ये जो आई है इसका मान तीनों इंटरेक्शन में क्या रहता है, कंजर्व। संभारिक प्रचक्रण एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या रहती है, कंजर्व। न्यूक्लियर इंटरेक्शन में क्या रहती है, संरक्षित, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब समझते हो ना, स्टार्टिंग इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद इसका जो मान है वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं कि ये क्या है, आइसोबैरिक स्पिन कंजर्व्ड क्वांटिटी है, संरक्षित रहती है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको आप लिख सकते हो नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स इससे बना सकते हो। आइसोबैरिक स्पिन एक छोटा सा ही प्रॉपर्टी है जो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी जाती पर फिर भी आपको आनी चाहिए। तो इसको आप एक बार लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।